हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं शरद यादव, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग कवर कर रहे थे घटना चक्र शॉर्ट नोट्स जो कि ग्लैंस एकेडमी टीम के द्वारा तैयार किए गए हैं। मैंने उसमें खुद एफर्ट किया, निशु मैम ने किया है और हमारे टीम मेंबर ने। तो इसके द्वारा हम लोग घटना चक्र के सभी चैप्टर्स विद एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन के साथ कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग लगभग जो है कि कम से कम पेजेस में तैयार कर लेते हैं सभी चीज़ों को। जैसे इंडियन ज्योग्राफी को ओनली 12 लेक्चर्स में हम लोगों ने कवर कर लिया है, जिससे पूरी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कराई गई है। उसी तरीके से इंडियन पॉलिटी की बात करें तो आज ये उसका आखिरी लेक्चर होगा। बायोलॉजी के ऑलरेडी 5 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें 3-4 लेक्चर और आएंगे। और इसी तरीके से इन्वायरमेंट भी अब शुरू हो जाएगी, साइंस के और भी चैप्टर शुरू होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री चल रही थी। तो इस तरीके से आपको लगातार सबकी क्लासेस मिलती रहेंगी और जल्दी जल्दी आपका एक कवर हो जाएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि आरओ एग्जाम और यूपी पीसीएस एग्जाम में बेहतर स्कोर लाना चाहते हैं, बेहतर नंबर लाना चाहते हैं, तो घटना चक्र पे अच्छे से आपको कमांड होनी चाहिए। और घटना चक्र पे कमांड करने के लिए सबसे बेहतर है कि या तो आप उस किताब को 2-3 बार रट जाओ अच्छे से, लेकिन अगर समय नहीं है, मोटी मोटी बुक है, तो आप हमारी पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि इस पीडीएफ में हमने सारे चैप्टर्स विद क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन हमने शामिल किए, किसी भी चैप्टर को नहीं छोड़ा है। और मुश्किल से सब 40, 45, 50, 55 पेजेस में बनी हुई हैं एक एक सब्जेक्ट की, जो कि आप 300, 400, 500 पेज पढ़ते हो, वो आपको केवल और केवल 35-40 पेज में, 50 पेज में मिल जाएगी। इससे आपका रिवीजन मल्टीपल टाइम होगा। और अगर आप हमारे नोट्स को पीडीएफ की फॉर्म में मतलब प्रिंट आउट निकाल के साथ में हमारी क्लासेस को देखते रहोगे, तो उसमें और भी जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बताई जाती है, वो आपके काम आएगी और आप उसे अपडेट भी कर सकते हो। तो पीडीएफ कैसे मिलेगी आपको? पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहां पर डेमो पीडीएफ ऑलरेडी लगा रखी मैंने पिन मैसेज में, पिन कमेंट सेक्शन में। वहां से आप उसे देख सकते हो। डेमो पीडीएफ सभी सब्जेक्ट के 2-2, 3-3 पेज उसमें लगाए गए। फिर अगर आपको पीडीएफ पसंद आती है, क्लास पसंद आती है, तो आप पीडीएफ को परचेस कर सकते हो। वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो, वहां से सारी इंक्वायरी लेकर आप पीडीएफ को परचेस कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। और इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में राजनीतिक दल पढ़ रहे थे, पॉलिटिकल पार्टी, चैप्टर नंबर 36, जिसमें कुछ चीजें हम लोगों ने यहां तक पढ़ ली थी। और अब हम पढ़ेंगे उसके आगे, क्योंकि कल हम लोगों ने पढ़ा था स्थापना वर्ष। ये भी प्रश्न सीधे सीधे आपके पीसीएस में, आरओ में पूछे जाते हैं। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1925 में हुई थी, जिसमें एमएन रॉय जी का बहुत बड़ा योगदान था। फिर यही पार्टी आगे चल के विचारधाराओं की लड़ाई में आगे टूट जाती है सीपीआई-एम के रूप में 1964 में। एआईएडीएमके, जो कि करुणानिधि जी की थी, 1972 में स्टैब्लिश हुई साउथ में। तेलुगु देशम 1982 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, जिसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। और भारतीय जनसंघ 1951 में। समाजवादी पार्टी, जो कि वर्तमान में अखिलेश यादव जी चला रहे हैं, 1992। और बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना 1984 में कांसीराम जी ने की थी, लेकिन वर्तमान में मायावती जो है कि इस पार्टी को संचालित कर रही हैं। अब इसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे जितने भी राजनीतिक दल होते हैं ना, तो उनके भी अपने कुछ ट्रेड यूनियन होते हैं, व्यापारिक समूह होते हैं। तो उसमें अगर हम बात करें कि भारतीय मजदूर संघ, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अच्छा, भारतीय मजदूर संघ एक अलग है। तो ये बात करेंगे तो ये बीजेपी राजनीतिक दल से संबंधित है, यानी इंडियन लेबर एसोसिएशन जिसको हम लोग कहते हैं। दूसरा एक आता है इंटेक, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। उसी तरीके से आता है यूटीयूसी, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी से, जिसकी स्थापना हुई थी। और फिर आता है आपका एक एटक, एक तो था इंटक और एक होता है एटक। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित है, सीपीआई से। तो एटक किससे संबंधित है? सीपीआई। और इंटक किससे संबंधित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। फिर आगे देखेंगे कि सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, ये किससे संबंधित है? तो ये भी एक ट्रेड यूनियन है, लेकिन ये सीपीआई-एम, जो कि 1964 में सीपीआई से अलग हो जाती है मार्क्सवादी विचारधारा को लेकर। और आगे अगर हम अब पॉइंट पे बात करेंगे, तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 330 से लेकर 334 तक लोकसभा और विधानसभा में कुछ विशेष वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करते हैं। अब यहाँ पर जिसमें महिलाएं नहीं है, ध्यान देना कि एससी एसटी के अंतर्गत जो आरक्षण का प्रावधान किया था, लेकिन उसमें महिलाएं नहीं है। अब महिलाओं के लिए जो अलग से आरक्षण वाली बात है, देखो समुदाय के नाम पे आप आरक्षण दे सकते हो, चाहे उसमें फिर एससी की महिला ही क्यों ना हो, एसटी की महिला क्यों ना हो। जैसे लोकसभा में एससी के लिए 84 सीटें रिजर्व है। कितनी सीटें रिजर्व है? 84। और उसी तरीके से 47 एसटी के लिए रिजर्व है लोकसभा में। अब इस 84 में आपकी एससी कैटेगरी की, चाहे ओबीसी कैटेगरी की आपकी महिलाएं शामिल हो सकती हैं एससी के लिए, एसटी के लिए। लेकिन महिलाओं के नाम से एक अलग से आरक्षण जो अभी 2023 में बिल लाया गया है, 106 नंबर का अमेंडमेंट है ये संवैधानिक संशोधन, जिसको मैंने विजन आईएएस की मंथली मैगजीन में बहुत अच्छे से कवर किया, बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप वहां पर देख सकते हो।
अतः संविधान संशोधन कर महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता और किया 106 संविधान संशोधन के द्वारा। आगे देखते हैं, रजनी कोठारी जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, अभी हाल ही में उनका निधन हुआ, 1 साल भी मुश्किल से शायद हो पा रहा होगा। बहुत प्रसिद्ध और बहुत बड़े राजनीतिज्ञ विचारक थे भारत के। इन्होंने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की जो दलीय व्यवस्था थी उसको एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था कहा, क्योंकि माना जाता है किसी भी लोकतंत्र को सही तरीके से चलाने के लिए वहां पे बहुदलीय व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि दल कहीं ना कहीं जनता की इच्छाओं को प्रकट करते हैं। जैसे कुछ लोग कांग्रेस से ताल्लुकात रखते हैं, कुछ लोग बीजेपी से रखते हैं, कुछ लोग सपा से रखते हैं, कुछ लोग राजद से रखते हैं, कुछ लोग तृणमूल कांग्रेस से रखते हैं। तो इसका मतलब जनता अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को इन राजनीतिक दलों के माध्यम से सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती है, और इसी तरीके से वो दबाव समूह के भी सदस्य होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स के। तो रजनी कोठारी ने कहा कि भाई लोकतंत्र में बहुदलीय होना जरूरी है ताकि सभी लोगों का जो है कि प्रतिनिधित्व हो सके। परंतु जब स्वतंत्रता मिली थी तो उस समय एक सबसे प्रमुख दल था, वो था कांग्रेस। हालांकि दल तो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी थी, ठीक है, और भी दल भारतीय जनता संघ थे आपके, लेकिन सबसे प्रमुख दल था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और इसी की लगभग हर राज्य में और केंद्र में सरकार हुआ करती थी। इसीलिए इसको एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में रजनी कोठारी साहब ने वर्णित किया है। हालांकि 1969 के बाद से फिर इसमें गठबंधन शुरू हुआ, राज्य सरकारों का जो है कि युग शुरू हुआ। राज्य सरकारें जो है कि राज्यों में कांग्रेस की सरकार को हटा के अपनी सरकार बनाने लगी, जनता ने उनको जो है कि पसंद करना शुरू किया, कांग्रेस से पीछे हट गए। तो इस तरीके से धीरे धीरे 1968 के बाद से कहीं गठबंधन और साथ में क्षेत्रीय राज्यों का जो है कि प्रभुत्व शुरू हो जाता है। लेकिन शुरू के 10-15 साल तक एक दलीय व्यवस्था चलती रही। आगे देखें कि दल बदल अधिनियम 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया, जिस समय राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो चुकी थी 1984 में, और जिसे 15 फरवरी 1985 को राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिल चुकी थी, तथा यह 1 मार्च 1985 से लागू हो गया। और इसके द्वारा पहली बार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता भी प्रदान कर दी गई, क्योंकि अभी तक जो राजनीतिक दलों की बात होती थी वो रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और 1950 के तहत ही राजनीतिक दलों की बात होती थी। लेकिन जैसे ही इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया दल बदल अधिनियम के तहत, तो अब कोई भी राजनीतिक दल अगर कोई नियम तोड़ता है, किसी नियम के सदस्य जो है कि नियम के खिलाफ जाते हैं या दल से बदल लेते हैं, दूसरे दल में चले जाते हैं अपने स्वार्थों के लिए, तो कहीं ना कहीं हम उस कानून के तहत उसकी सदस्यता को रद्द कर सकते हैं और संसद से उसे बाहर कर सकते हैं। लेकिन ये प्रावधान अब राजनीतिक दल के संवैधानिक हो गए, तो इससे कहा गया कि राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता दे दी गई है। वहीं दल बदल अधिनियम 1985 के अकॉर्डिंग विधान दल के जो विधानसभा के दल होते हैं या संसद के कम से कम 2/3 सदस्य अगर एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में विलय कर लेगा तो यह वैध माना जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर मान लिया जाए कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, मान्यता प्राप्त पार्टी है, अगर इसका कोई एक सदस्य या 2 सदस्य संसद में चुन चुके हैं, संसद में जो है कि सांसद बन गए हैं, और उन्हें लगता है कि यार कांग्रेस बड़ी खराब टीम है, हम भाजपा में शामिल हो जाते हैं, तो ये क्या होगा, दल बदल नियम के विरोध में हो जाएगा, यानी उस व्यक्ति की सांसद की सदस्यता रद्द हो जाएगी। लेकिन अगर कांग्रेस के 2/3 सदस्य, मान लो 100 सदस्य हैं, 100 में से 66 सदस्य किसमें चले गए, बीजेपी में शामिल हो गए, तो ये जो 66 लोग गए हैं बीजेपी में, इनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। इसी तरीके से बीजेपी के लोग सपा में चले जाएं 2/3, तो इनकी भी सदस्यता रद्द नहीं होगी, क्योंकि प्रावधान बनाया गया कि 2/3 से अगर कम लोग करते हैं तो सदस्यता रद्द होगी। तो ये नियम यही कह रहा है। इसके बाद अगर हम देखें आगे और पॉइंट पे देखते हैं, तो कोई नाम निर्दिष्ट, ध्यान देना ये पॉइंट आपका बहुत बार पूछा जाता है कि कोई नाम निर्दिष्ट या मनोनीत सदस्य नियुक्त होने के 6 माह के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। यदि ऐसा वह करेगा तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, अर्थात 6 महीने के अंदर ही राजनीतिक दल में शामिल हो जाए। अब जैसे राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, 2 सदस्य आंग्ल मनोनयन के नाम से लोकसभा में होते थे, हालांकि अब तो ये मनोनयन खत्म हो गया आंग्ल वाला, लेकिन जो 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जा रहे हैं वो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है। उनको राष्ट्रपति ने साहित्य के नाम से, समाज सेवा के नाम से या कौशल विकास, जो भी उसके गुण होते हैं, उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें नॉमिनेट कर दिया। तो उनके पास ये मौका है कि वो 12 दिन के मतलब 6 महीने के अंदर वो चाहे तो किसी एक राजनीतिक पार्टी में शामिल हो सकते हैं, तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी, वो संसद के सदस्य माने जाएंगे। लेकिन अगर वो यही काम 6 महीने बाद करते हैं तब उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि आपने 6 महीने तो नाम निर्दिष्ट के रूप में काम किया, मनोनीत के नाम से, आपने किसी भी राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं हुए, किसी राजनीतिक पार्टी के व्हिप का पालन नहीं किया, नियमों का, और बाद में आपको लगता है कि यार अब राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए, जिससे हमें क्या मिलेगा, वोट मिलेगी या मंत्रालय मिल जाएगा।
तो ऐसी लालच में अगर आप कुछ करते हैं तो आपका राजनीतिक दल क्या होगा, मतलब सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो 6 महीने के अंदर आपको हो जाना चाहिए किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ने के लिए। कोई निश्चित समय अवधि नहीं है जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मान्यता या मामला विनिश्चित करना होता है। अब जैसे ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि दल बदल के मामले में क्या लोकसभा स्पीकर या जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनके पास कोई निश्चित समय बाध्यता होती है कि आप इतने महीनों के अंदर, इतने दिन के अंदर आपको निर्णय देना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। हालांकि सरकारिया कमीशन ने, पुंछी आयोग ने यह सिफारिश की है कि पीठासीन अधिकारी जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उन्हें 4 महीने के अंदर, अधिकतम 4 महीने के अंदर दल बदल से संबंधित कोई भी विवाद है उस पर निर्णय दे देना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। राजनीतिक दल भी इस मामले को खींचते रहते हैं, सरकार भी खींचती है, लोकसभा स्पीकर भी खींचते हैं। तो इस वजह से इसलिए यहाँ पे कोई मामला फाइनल करने के लिए कोई निश्चित समय नहीं दिया गया है। अब जरा दल बदल विरोधी अधिनियम के बारे में और डिटेल से जानते हैं कि कोई सांसद या विधायक उस दल की सदस्यता स्वेच्छापूर्वक त्याग देता है जिससे वह संबंधित था तो वह अयोग्य या अनर्ह ठहराया जाएगा। अब मान लो कि कोई ऐसा सांसद है जो बीजेपी की सीट से चुनाव लड़कर आया और वो जीत गया और वो सांसद बन गया। ठीक है, मान लेते हैं मेरठ से कोई सांसद थे, वो बीजेपी की सीट से आए, चुनाव लड़के और वो जीत गए, तो मेरठ में सांसद बन गए मेरठ के। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि भाई ये दल या ये पार्टी अच्छी नहीं है या मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, तो वो स्वेच्छा से अगर अपनी सदस्यता त्याग देते हैं, उस दल से ही त्याग देते हैं कि भाई मुझे बीजेपी में नहीं रहना है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को संसद के सदस्य के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। किस लिए? कि उस सांसद या विधायक की फिर वो सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि आप जिस राजनीतिक पार्टी से चुनाव जीत कर आए तो आपने उस समय तो इसका फायदा उठाना चाहा कि भाई बीजेपी की लहर है, मोदी जी की लहर है, कोई भी व्यक्ति कैंडिडेट खड़ा होगा तो वो जीत जाएगा। ठीक है, आपने इस लहर का फायदा उठाया और आप सांसद सदस्य बन गए, और अब आपको लगता है नहीं ये पार्टी गलत है, तो फिर आपको टिकट नहीं लेना चाहिए था शुरू में। तो ऐसे में आपने 15 लाख लोगों के साथ धोखा किया। कैसे? क्योंकि एक सांसद लगभग 10 से 15 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, उनकी प्रतिनिधियों की इच्छा के रूप में रहता है। और अगर उन 15 लाख लोगों ने सोचा कि आपको जिताया जाए ताकि बीजेपी की यहां से सीट निकले, तो आपने उन 15 लाख लोगों के साथ धोखा कर दिया ना। केवल सांसद में बन गए, संसद के अंदर आ गए, और फिर आप कह रहे हो कि नहीं मुझे इस पार्टी के साथ नहीं रहना है। तो भाई इस आधार पे आपकी अयोग्यता को रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि आप बड़े नहीं हो, 15 लाख जनसंख्या बड़ी है जिन्होंने आपको यहां पर भेजा। और अगर किसी विशेष मुद्दे पर, ध्यान देना, किसी विशेष मुद्दे पर होने वाले मतदान से अगर अनुपस्थिति रखेगा तो भी अयोग्य ठहराया जाएगा, ये भी होता है। और इसी को कहा जाता है विप या सचेतक भी इसे हम कह सकते हैं। जैसे होता क्या है कि जब किसी मुद्दे पर मतदान करना होता है, कोई सार्वजनिक मामला होता है या कोई विधेयक होता है या कोई बिल होता है, तो हर सरकार का या हर राजनीतिक दल का एक विप होता है, विप सचिव भी होता है, विप सचेतक कहते हैं। वो ये कहता है कि भाई कल हमारा इस मुद्दे पे मतदान करना है, तो सबसे अधिक लोगों को आना है ताकि हम अपने इस मतदान के माध्यम से इस मुद्दे पर विजयी घोषित हो जाए। और ऐसे में आपको लगता है कि आप अगर कल पहुंचे तो आपको मतदान करना पड़ेगा सरकार के साथ या विपक्ष के साथ, तो ऐसा है कि मैं कल ऑफ ले लेता हूं और मैं ना जाऊं, ताकि मेरी छवि भी बची रहे कि यार मैं तो आया ही नहीं, तो मैं आपके खिलाफ वोट कर देता या आपके खिलाफ कर देता। तो ऐसे में आपको दोयम दर्जा नहीं दिखाना है। अगर सचेतक ने कह दिया है कि कल हमारा इस पे मतदान होगा और सभी को आना कंपलसरी है, और फिर भी आप नहीं आते हो, इट मीन्स कि आप पार्टी में बने तो रहना चाहते हो लेकिन पार्टी के विरोधी नहीं कहलाना चाहते, या पार्टी में अपनी गुडविल बनाए रखना चाहते हो, तो ऐसे में आपकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हम अपवाद की बात करें, तो अपवाद की बात करते हैं तो यहां पर देखते हैं कि सदन का जो अध्यक्ष होता है या उपाध्यक्ष, जिसको हम लोग लोकसभा स्पीकर कहते हैं, ये निर्वाचित होने पर स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, तो इसको जो है कि सांसद का सदस्य माना जाएगा, इसको अयोग्य नहीं माना जाएगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं? अब इसके आगे पढ़ लीजिए। ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है। आपने ब्रिटेन संसदीय व्यवस्था के बारे में अगर नहीं सुना होगा तो भी सुन लीजिए, और अगर सुना होगा तो अच्छी बात है। आपने सुना होगा वहां पे कि एक बार पीठासीन होने का मतलब हमेशा के लिए पीठासीन होना, अर्थात एक बार स्पीकर का मतलब हमेशा के लिए स्पीकर हो जाना। तो स्पीकर को तटस्थ वाला पद माना जाता है, निष्पक्ष पद माना जाता है। अब जैसे मान लीजिए ओम बिरला जी वर्तमान में हमारे लोकसभा स्पीकर हैं, जो राजस्थान की कोटा सीट से जो है कि जीत कर आए हैं सांसद के रूप में बीजेपी की सीट पे। लेकिन जब उन्हें स्पीकर महोदय बना दिया गया है तो अब वो तटस्थ हो गए, वो विपक्ष की भी बात सुनेंगे, पक्ष की भी बात सुनेंगे। जरूरत पड़ने पे वो पक्ष के यानी सरकार के लोगों को बैठा भी सकते हैं बात करने से, और विपक्ष के लोगों को मौका दे सकते हैं बोलने के लिए। मौका पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर अगर उन्हें लगता है कि नहीं ये बात सही है, तो विपक्षियों के साथ भी खड़े हो सकते हैं, सरकार के खिलाफ भी जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे उन्हें न्यूट्रल वैल्यू दिखानी है। फिर वो ये नहीं कहेंगे कि भाई मैं बीजेपी से चुन के आया तो मैं बीजेपी का ही समर्थन करूंगा, चाहे वो सही कर रही हो चाहे वो
गलत कर रही हूं, ऐसा नहीं कह सकते। तो ऐसे में क्या इस व्यक्ति की, इस सांसद की सदस्यता रद्द होगी क्योंकि इसने अपनी पार्टी से जो है कि बिल्कुल नाता तोड़ लिया है? ये व्हिप या सचेतक कभी प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऐसे में इस व्यक्ति की सदस्यता रद्द नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसको लोकसभा स्पीकर और लोकसभा वाइस स्पीकर यानी उपाध्यक्ष बनाया गया है, जो पूरे सदन के सदस्यों द्वारा चुना गया है। और जब ये पद उसका समाप्त हो जाता है, यानी जब वो स्पीकर नहीं रह जाता, तब वो वापस अपनी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाता है। और तब अगर शामिल होने के बाद इस पद पे भी नहीं है और राजनीतिक पार्टी में शामिल है और उन्हें लगता है कि नहीं अब मुझे इस राजनीतिक पार्टी में नहीं रहना है, तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी क्योंकि वो सांसद बने हुए हैं। इज इट क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? इसके आगे अगर हम लोग देखते हैं तो साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ एक भूपोर्तम नाम का आंदोलन चलाया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भूपोर्तम क्या है, हालांकि ऐतिहासिक प्रश्न ये, तो ये कांग्रेस के खिलाफ जो है कि 1955-56 में साम्यवादी दलों ने आंदोलन चलाया था ये। और 1963 की कामराज योजना का प्रमुख उद्देश्य था कांग्रेस को जीवंत बनाते हुए राष्ट्रीय विकास में योगदान देने तो प्रेरित करना। तो कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि कामराज जो योजना है ये किस राजनीतिक दल से संबंधित है, तो ये कांग्रेस से संबंधित है। क्योंकि जब नेहरू जी की मृत्यु हुई थी तो उसी से समय, जब लाल बहादुर शास्त्री जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा था, उसी समय कामराज योजना करके 1962-63 में आई थी। हालांकि उस समय मृत्यु नहीं हुई थी नेहरू जी की, लेकिन कांग्रेस की जो छवि थोड़ी सी धूमिल हो रही थी क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से राजनीतिक आंदोलन से होते हुए चली आ रही थी। आजादी के बाद उसने जो है कि मतलब लोगों के मन में यह भी विद्वेष था कि भाई पाकिस्तान का विभाजन इन्होंने स्वीकार कर लिया, कांग्रेस ने देश बंटवा दिया, गांधी ने बंटवा दिया। बहुत सारी मिथ कंसेप्शन थे जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा, ठीक है, या जिन्होंने उस समय की परिस्थितियों के बारे में नहीं जाना। हालांकि मैं यहाँ पे उस पर चर्चा नहीं करूंगा। तो 1962-63 में जब कामराज योजना आती है तो उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो राज्य की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो लगातार अब शक्तिशाली हो रही हैं, और 1968 आते आते उन्हें चुनौती भी मिलने लगी। कांग्रेस ने कई राज्यों में अपने मुख्यमंत्री खो दिए। अब नई क्षेत्रीय पार्टियों का जो है कि उद्भव होने लगा। और उससे पहले भी एक दो राज्य ऐसे थे जहां पर 1950-55 के आसपास राजनीतिक पार्टियों ने मुख्यमंत्री बनाए अपने। तो ऐसे में कामराज योजना ने यह प्रस्तुत किया कि कांग्रेस को कैसे जीवंत किया जाए, कांग्रेस को कैसे लोगों के मन मस्तिष्क पर दोबारा बैठाया जाए। जैसे वर्तमान में आज बीजेपी सरकार के कार्यकर्ता इतने ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, जो वाकई अच्छी बात है कि अपनी राजनीतिक पार्टी को सशक्त करो, लोगों के मन मस्तिष्क में एकदम विचार फैला दो कि हाँ केवल और केवल बीजेपी है। ठीक है, तो अच्छी बात है क्योंकि बीजेपी बहुत अच्छा काम भी कर रही है वहां के, और साथ ही साथ हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं। तो ये थी दोस्तों कामराज योजना। अब इसी के बाद हम पढ़ेंगे चुनावी बॉन्ड, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है ना कि कामराज योजना किस दल से संबंधित थी, तो कांग्रेस से संबंधित थी। फिर चुनावी बॉन्ड योजना, क्योंकि चुनावी बॉन्ड भी अब 2018-19 के आसपास बहुत चर्चा में रहा करंट अफेयर्स के तौर पे, लेकिन इलेक्शन रिफॉर्म के रूप में आपको ये पता होना चाहिए कि चुनावी बॉन्ड क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की और 2017-18 के बजट में भी इसकी घोषणा हो चुकी थी। चुनावी बॉन्ड जारी होने के बाद 15 दिन तक वैध रहेंगे और चुनावी बॉन्ड के माध्यम से वही राजनीतिक दल चंदा ले सकते हैं जो राजनीतिक दल पंजीकृत हो चुके हों और जिन्होंने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% तक मत प्राप्त किया हो। अब इसमें होता क्या है, चुनावी बॉन्ड एक तरीके से राजनीतिक चंदा देने की एक तरीका है कि अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग देना चाहते हैं तो बॉन्ड के रूप में देंगे, जिसकी जानकारी सरकार को भी हो और बैंकों को भी हो, लेकिन आम नागरिक को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी इस पे बात भी उठी थी कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से जो राजनीतिक दलों को चंदा दिया जा रहा है वो जनता को भी पता होना चाहिए कि कौन सी पार्टी या कौन से लोग कितना राजनीतिक दल चंदा दे रहे हैं। तो ये हालांकि गोपनीय रखने की बात की गई है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैंने अपने स्तर से बीजेपी को 1 लाख रुपए का चंदा दे दिया, लेकिन मैं उसे कैसे दूंगा, चुनावी बॉन्ड के माध्यम से। तो मैं बैंक में जाऊंगा और 1 लाख रुपए जमा करूंगा और चुनावी बॉन्ड एक खरीद लूंगा और उस पर बीएरआर कर दूंगा बीजेपी पार्टी क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ या गाजियाबाद या बनारस या लखनऊ, कोई सा भी, मैं उसको कर दूंगा। अब वहां से वो 15 दिन के अंदर वो पैसा निकाला जा सकता है, अदरवाइज 15 दिन बाद वो पैसा मेरे ही खाते में रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि 15 दिन तक ही वो वैलिड होता है चुनावी बॉन्ड। और ये केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को दिया जा सकता है जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में कम से कम 1% वैध मत प्राप्त किया हो, सीट नहीं, 1% मत प्राप्त किया हो, भले उन्होंने एक भी सीट न जीती हो। तो ये तो था राजनीतिक दल से रिलेटेड जो भी हमने चैप्टर कवर किया। अब यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, वो है हमारा संविधान संशोधन। और आज ही दोस्तों ये क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएगी इंडियन पॉलिटी की। अब इसके साथ मैं बायोलॉजी के साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री या फिर एनवायरनमेंट लेकर चलूंगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री निशु मैम के पास टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए अब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। और साथ ही साथ आप देखना चाहेंगे कि ये पीडीएफ अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप पीडीएफ खरीद भी सकते हैं और हमारे
प्लेटफॉर्म से ही खरीद पाएंगे, जिसके लिए आपको वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना होगा। वहां से पूरी पेमेंट सिस्टम इंक्वायरी आपको मिल जाएगी, जहां से आपको इसकी कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी और वहां से आप पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर इसकी एक डेमो पीडीएफ मिल जाए, तो डेमो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों, वहां से आप इसे फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए दोबारा टॉपिक पे आते हैं, संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन की बात करें तो अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बशर्ते आधारभूत ढांचे को छोड़कर। और ये जो आधारभूत ढांचे का नियम आया था, ये आया था आपका 24 अप्रैल 1973 को। किसके निर्णय में आया था? तो ये केशवानंद भारती केस में आया था कि आधारभूत ढांचे में संसद संशोधन नहीं कर सकती, बाकी किसी भी पार्ट में आप संशोधन कर सकते हो। अच्छा, संशोधन की बात करें तो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया लाई गई है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और साथ ही साथ किसी ऐसे संशोधन, ध्यान देना, किसी ऐसे संशोधन जिस पर विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए, तो राज्य विधानसभा के पास भिन्न विकल्प हो सकते हैं। जैसे मान लो जीएसटी का था, ठीक है, जीएसटी क्या था कि केंद्र के साथ साथ राज्यों का भी हमें समर्थन चाहिए था। तो केवल हमें केंद्र की दोनों सदनों का समर्थन नहीं चाहिए, लोकसभा राज्यसभा, बल्कि हमें राज्यों की भी समर्थन चाहिए, कम से कम मतलब कि आधे राज्य। अब जैसे 28 राज्य हैं तो 14-15 राज्यों का समर्थन भी चाहिए, तो जीएसटी पारित हो पाएगा। हालांकि पारित भी हो गया, तो कैसे होगा? क्योंकि हर वो संशोधन जो राज्य की शक्तियों को कमजोर करता है या बढ़ाता है या प्रभावित करता है, वो हमेशा राज्य के द्वारा भी अनुसमर्थन करना चाहिए, लेकिन कम से कम आधे सदस्य। अब यहाँ पे मान लो कोई ऐसा विधेयक था, जीएसटी की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा से पारित हो गया विशेष बहुमत से, और उसके बाद अब वो 30 राज्य के पास गया, 28 राज्यों के पास, जिसमें से 15 राज्यों ने या 18 राज्यों ने उस पर अपना समर्थन दे दिया था। तो मान लो राज्य के पास जब ऐसा विधेयक आता है तो वो क्या कर सकता है? पहला कि उसकी विधानसभा इस संकल्प को पारित कर दे, तो यानी संवैधानिक संशोधन ये पास हो गया केंद्र से। अगर विधानसभा चाहे तो वो संकल्प को अस्वीकृत कर दे। और ये भी होता है क्योंकि जब जीएसटी का बिल पास हुआ था तो केवल 21 राज्यों ने ही बस अपना समर्थन दिया, 6-7 राज्यों ने अपना समर्थन नहीं दिया था। फिर एक ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा ये कि ऐसे संकल्प में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, ये ध्यान देना, क्योंकि यही स्टेटमेंट आपके पेपर में यूपीएससी ने पूछा था। राज्य विधानसभा के पास 2 ऑप्शन है, या तो स्वीकार कर लो या तो अस्वीकार कर दो, लेकिन उसमें संशोधन मत करो, ठीक है, उसमें संशोधन की कोई सिफारिश मत करो आप। तो ये हो सकता है। और संविधान में 3 प्रकार के संशोधन की बात की गई है आर्टिकल नंबर 368 के तहत। तो जैसे कि पहला संशोधन जो मान लिया जाए, हालांकि पहले संशोधन को हम 368 के अंतर्गत नहीं मानते हैं, क्योंकि ये होता है साधारण बहुमत से ओनली। संसद द्वारा किए गए संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि साधारण बहुमत से होते हैं। और साधारण बहुमत से कैसे किए जाते हैं, तो इसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए। साधारण बहुमत का मतलब होता है कि जितने भी सदस्य उपस्थित हैं उसका 50% लोग समर्थन करें प्लस 1 लोग और समर्थन करते हैं। 51% नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि 1% में बहुत सारे सांसद आ सकते हैं, लेकिन 50% प्लस 1 यानी आधे से अधिक लोग उसका अगर समर्थन करते हैं तो इसे हम साधारण बहुमत कह देते हैं। बशर्ते इसमें सदन के अंतर्गत कोरम पूरा होना चाहिए। अब जैसे मान लो कि 55 पे जो है कि लोकसभा का कोरम पूरा होता है कि 55 सदस्य कंपलसरी हैं, तो मान लो उस दिन 60 लोग ही गए, केवल 60 लोग गए, तो 60 का आधा कितना हो जाएगा? 30 और प्लस 1, इट मीन्स कि 31 लोग भी अगर समर्थन कर देंगे तो साधारण विधेयक जो है कि पास हो जाएगा साधारण बहुमत से। लेकिन इसको 368 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, लेकिन जो माने जाएंगे हम उसकी बात करेंगे। लेकिन इसका पहले हम उपाय बताते हैं, यानी एग्जाम्पल कौन कौन से ऐसे विधेयक हो सकते हैं। तो जैसे आप देखोगे, राज्यों की सीमाएं, नामों, नए राज्य का निर्माण करना, राज्य विधान परिषदों का सृजन करना, आर्टिकल नंबर 169 से उत्साधन करना, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि या कमी करना, ये आप कर सकते हो साधारण बहुमत से। दूसरा होता है विशेष बहुमत। क्या होता है दोस्तों? विशेष बहुमत से, जो कि आर्टिकल नंबर 368 के 2 में आता है। विशेष बहुमत का मतलब होता है उपस्थित और सदन के 2/3 मतलब बहुमत चाहिए होता है। विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के अनुमोदन, इसमें आर्टिकल नंबर 368(2) के अंतर्गत ये भी आते हैं। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया, अब आपको पता है कि निर्वाचन प्रक्रिया में राज्य विधानसभा के भी सदस्य जाते हैं जो निर्वाचित होते हैं। तो भाई अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में आप कोई बदलाव कर रहे हो तो राज्यों से सहमति लो। ऐसा तो नहीं है कि पता चला राज्यों से सहमति ना लो और आप ऐसा संशोधन कर दो कि अब राज्य के सदस्य जो है कि इसमें शामिल नहीं होंगे, केवल लोकसभा और राज्यसभा होगी, जैसे उपराष्ट्रपति में होता है। तो भाई ये तो संघवाद के खिलाफ हो जाएगा।
तो इसके बाद आप देखोगे इसी तरीके से और प्रावधान हो सकते हैं, जैसे संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति में का विस्तार करना है, या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट संबंधी प्रावधान, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो कि राज्यसभा होती है, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति या संघ राज्य के मध्य विधायी शक्ति, और जीएसटी का प्रावधान। तो जीएसटी का प्रावधान भी तो इसी वाले से ही लागू किया गया। तो ये सारी चीजें। वहीं संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, और इसके लिए संयुक्त बैठक जो कि आर्टिकल नंबर 108 में होती है, इसका भी प्रावधान नहीं होता है कि अगर संविधान संशोधन पे कोई गतिरोध हो रहा है तो वो विधेयक या वो बिल लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन उस पर संयुक्त बैठक नहीं होगी। साथ ही साथ इसको किसी भी सदन में आप प्रस्तुत कर सकते हो, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, लेकिन राज्य विधानसभा में संविधान संशोधन विधेयक नहीं प्रस्तुत होता है। दूसरी बात अगर आप देखो तो संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति को अनुमति देना बाध्यकारी है। वह न तो इसे अपने पास रोक सकता है और न ही इसे पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, अर्थात वीटो का प्रयोग इस पे नहीं होता, जो कि 24वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि संविधान संशोधन पर फिर से अपनी मंजूरी देनी आवश्यक होती है। और आर्टिकल नंबर 368 में संविधान संशोधन की दो विधियां उल्लेखित है, एक तो विशेष बहुमत से और एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के समर्थन से। अब यहां पर हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख संवैधानिक संशोधन। जैसे अगर हम पहले इसकी शक्तियों की बात करें, इसकी कार्यप्रणाली की, तो आर्टिकल नंबर 368 को स्वयं संशोधित किया गया, ठीक है। और इसमें 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा, जिसमें राष्ट्रपति को अनुमति देना बाध्यकारी बना दिया गया संवैधानिक संशोधन पे। फिर वहीं 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा जीएसटी के मामले में संशोधन करने हेतु आधे राज्यों का समर्थन भी लिया गया, यह भी आवश्यक है। तो ये दो एग्जाम्पल ऐसे दिखा दिए गए जिसमें आपको दोनों प्रावधान लागू किए गए। अब यहाँ पे कुछ हम प्रमुख संशोधनों की बात करेंगे जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे प्रथम संविधान संशोधन विधेयक 1951 में पास हुआ, जिसके द्वारा अनुच्छेद 31 क और 31 ख को और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। यह संशोधन मुख्यतः कृषि भूमि संबंधी सुधार हेतु था, मतलब कि जो लैंड रिफॉर्म्स करना था उससे संबंधित यह प्रावधान थे। फिर आगे देखें तो देशी रियासतों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्सों को समाप्त किया गया 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा, जिस समय इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी। क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ के राजा महाराजा थे, रजवाड़े थे, उनकी देशी रियासतों में लोगों को हम पेंशन दिया करते थे, जिसे हम प्रिवी पर्स समझते थे। क्या कहते थे? प्रिवी पर्स देते थे। लेकिन अब उसे भी बंद कर दिया गया, क्योंकि जब देशी रियासतें नहीं, राज्य नहीं, सब कुछ नहीं, अब सारे व्यक्ति, सारे लोग एक समान हो गए हैं, तो फिर उन्हें अलग से क्यों विशेष रियायत दी जाए। तो आगे देखते हैं अब हम जो है कि 13वें संविधान संशोधन की बात करें, ठीक है। तो 13वें संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड राज्य की स्थापना हुई। 18वें के द्वारा राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया है। 39वां जो कि 1975 में हुआ, इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती किसी भी कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अगर इससे समेत कोई विवाद का मामला होता है तो जरूर सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार करती है। फिर यहाँ पे कुछ प्रमुख संवैधानिक संशोधन है, क्योंकि अब इस चैप्टर में संवैधानिक संशोधन ही हमें पढ़ने, जो केवल आपको रटने हो, उसमें समझना कुछ नहीं है। जैसे 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ था, ये ध्यान रखना, जिसमें 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष मताधिकार कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपके उद्देशिका यानी प्रस्तावना में संशोधन हुआ, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया। 44वें 1978 जो कि मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया, अर्थात जनता सरकार द्वारा, जिसमें संपत्ति का अधिकार को कानूनी बना दिया गया और आर्टिकल नंबर 300 क या 300 ए में शामिल किया गया। 38वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का परिसीमन किया गया कि जुडिशियल रिव्यू जो है कि हर जगह आप नहीं कर सकते हो, ऐसा केंद्र सरकार ने इसकी शक्तियों के पर कतरने के लिए किए थे, लेकिन उसे फिर आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ने फिर बदल देती है। फिर और देखते हैं 69वां संविधान संशोधन 1991 में, जिस समय दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया, नेशनल कैपिटल रीजन के नाम से। और आगे देखते हैं तो 81वां संविधान संशोधन सन 2000 में हुआ कि रिक्तियों के बैकलॉग को भरने में SC ST आरक्षण का संरक्षण होना चाहिए। जो सीटें बच जाती हैं उनको जब आप बैकलॉग के रूप में अगले वर्ष जोड़ना चाहते हो तो उसमें SC ST का आरक्षण जरूर होना चाहिए। फिर 91वां संविधान संशोधन 2003, जिसके द्वारा मंत्री परिषद के आकार को सुनिश्चित किया गया कि 15% से अधिक नहीं हो सकती, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल रहेंगे या फिर राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री भी शामिल रहेंगे। 97वां संविधान संशोधन 2011, जिसने अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समिति बनाने का प्रावधान किया गया। साथ ही साथ अनुसूची 9B को जोड़ा गया, इसमें अनुसूची 9B को जोड़ा गया और भी जगह जगह इसमें संशोधन किया गया और आर्टिकल नंबर 43B को भी जोड़ दिया गया नीति निषेध तत्वों में। 99वें संविधान संशोधन 2014, जिसमें NJAC का निर्माण किया गया था, हालांकि फिर इसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया आधारभूत ढांचे के खिलाफ बताते हुए। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इसका फुल फॉर्म थी।
मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। तो ये मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़े गए। तो यहाँ पर जरा और आगे बात कर लेते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 74(1) के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति के लिए पहली बार बाध्यकारी किया गया था, लेकिन 44वें संशोधन 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई सरकार ने सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यानी 42वें में तो कहा गया कि जो सलाह दी गई वो बाध्यकारी है, उसे आप पुनर्विचार के लिए नहीं कर सकते, लेकिन 44वें में ये ऑप्शन खोल दिया गया कि ऐसा नहीं है, आप अगर चाहें तो उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। 39वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, पीएम के चुनाव को न्यायिक पुनर्विलोकन से परे कर दिया गया, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया कि अगर मान लीजिए कोई फर्जीवाड़ा करके इन लोगों का चुनाव कर दिया जाए तो जब तक न्यायपालिका इसमें नहीं घुसेगी तो ये फर्जीवाड़ा कैसे रुकेगा, इसलिए इसको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। फिर हम समझते हैं यहाँ पे कि भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को 58वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया कि आप भारतीय संविधान का जो इंग्लिश वर्जन था अब उसे आप हिंदी वर्जन भी कर सकते हो। 79 यानी 79वें संविधान संशोधन 1999 के द्वारा और 104 2019 के द्वारा लोकसभा विधानसभा में SC ST का जो आरक्षण होता है जो प्रत्येक 10 वर्ष बढ़ाया जाता है, तो आप 104 को भी देख सकते हो, 69वें को, 79 को भी देख सकते हो, और भी ऐसे रहे हैं जो प्रत्येक 10 वर्ष के लिए जो है कि बढ़ाते जाते हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया राइट टू एजुकेशन द्वारा, और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन को मुफ्त करने का साथ उन्हें यह अधिकार भी दे दिया गया। आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब अगला पॉइंट है आपका कि 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा SC ST के लिए 2 अलग अलग आयोग बना दिए गए, क्योंकि 89वें संविधान 2003 से पहले केवल एक आयोग था आपका SC कमीशन, आर्टिकल नंबर 338। इसी के द्वारा ST का भी मामला सुना जाता था और इसी के द्वारा OBC का भी मामला सुना जाता था। लेकिन 2003 में संशोधन के द्वारा ST कमीशन ने कहा कि नहीं भाई, हमें अपना मामला सुनने के लिए अलग दे दो, स्वायत्त कर दो, तो इन्होंने 338A कर दिया। लेकिन फिर 102वें संविधान संशोधन के द्वारा फिर OBC भी बाहर आ गया और उसके लिए 338B बना दिया गया या 338 ख बना दिया गया OBC कमीशन के लिए। यहां पर और समझते हैं कि 93वें संविधान संशोधन 2005 द्वारा OBC को 27% आरक्षण शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु दिया गया और इसके साथ ही आर्टिकल नंबर 15(5) को जोड़ा गया। तो ये 2005 में जोड़ा गया, 93वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अब यहाँ पे कुछ और प्रावधान है 97वें संविधान संशोधन से संबंधित, कहाँ पे सहकारी समिति को ऐड किया गया है। तो आप देख सकते हो कि 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी समिति के प्रावधान एक तो आपके फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 19(1)(c) में किया गया, फिर DPSP आर्टिकल नंबर 43B किया गया और भाग 9B को जोड़ा गया, संवर्धन किया गया। इसी के साथ आप देखोगे कि आर्टिकल नंबर 243ZJ यानी कि पंचायती राज के अंतर्गत भी सहकारी समिति के जो निदेशकों की अधिकतम संख्या थी वो कितनी रहेगी, 21 रहेगी। केवल 21 से ज्यादा एक सहकारी समिति में सदस्य नहीं हो सकते। संख्या के बारे में हालांकि उपबंध राज्य विधानमंडल विधि बनाएगा, परंतु अधिकतम 21 से अधिक नहीं हो सकते। अब प्रत्येक राज्य में अलग अलग हो सकता है। GST को द्वारा जोड़ा गया दोस्तों 101वें संविधान संशोधन 2016 द्वारा और इसका प्रारंभ 1 जुलाई 2017 से किया गया। अब यहाँ पे कुछ संवैधानिक संशोधन है एक साथ, जैसे 94 अमेंडमेंट 2006 164 में संशोधन किया, 95 2009 334 में संशोधन किया, 96 2011 8वीं अनुसूची में संशोधन किया, 103 2019 अनुच्छेद 15 में संशोधन करता है। सर्वप्रथम गोलकनाथवाद 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने संसद की संविधान संशोधन शक्ति पर सीमाएं आरोपित की थी। तो सर्वप्रथम गोलकनाथ जब वाद आया था 1967, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने संसद की संविधान संशोधन की शक्तियों पर आरोपित किया कि आप मूल अधिकार में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते हो। हालांकि इस निर्णय को फिर बदलने के लिए इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, निष्प्रभावी करते हुए 24वां संविधान संशोधन 1971 लगा दिया, ठीक। और 24वें के खिलाफ फिर चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती केस के नाम से, और सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय दिया कि आधारभूत ढांचे को छोड़कर आप संसद कहीं भी संशोधन कर सकती है। तो 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा अनुच्छेद 31C को जोड़ा गया और अनुच्छेद 39B और C के प्रावधानों को प्रभावी बनाते हुए अनुच्छेद 14, 19, 31 को सीमित किया जा सकता है। लेकिन जब फिर आपका 42वां संविधान संशोधन आता है तो यहां तक तो बात ठीक थी कि भाई आप आर्टिकल नंबर 31C जो कि संपत्ति का अधिकार हुआ करता था मूल अधिकार के अंतर्गत, आप उसको दबा सकते हो, उसको संकुचित कर सकते हो अगर आप आर्टिकल नंबर 39B और C जो कि आपके सामाजिक उद्देश्य और कल्याणकारी राज्यों के हितों की पूर्ति के लिए DPSP का एक नियम है।
लेकिन जब 44वें संविधान संशोधन में मन बढ़ गया इन लोगों का 42वें में 1976 में कि ऑल डीपीएसपी, सभी डीपीएसपी 39 बी और सी नहीं, सारे के सारे जितने भी हैं वो सब 14, 19, 31 में प्रभावी होंगे। इसका मतलब राज्य कहीं ना कहीं अपनी नीतियों के माध्यम से इन तीनों आर्टिकल पे सुप्रीम हो गया, अर्थात कि उससे अधिक शक्तिशाली हो गया। जबकि मूल अधिकार क्या होने चाहिए, शक्तिशाली होने चाहिए थे राज्य से ज्यादा। तो फिर इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब मिनर्वा मिल्स केस 1980 में सुना गया तो इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और कहा गया कि केवल और केवल आर्टिकल नंबर 39 बी और सी ही 14 और 19 में प्रभावी होंगे, क्योंकि 1980 से पहले ही 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल नंबर 31 को फंडामेंटल राइट से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब आगे चलते हैं अब हम जरा कि 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया और 36वें के द्वारा 1975 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था और आर्टिकल नंबर 370F में वर्णित है। हालांकि मैंने जब ऊपर अनुच्छेद बताए थे तब वहां पे एक ट्रिक बताई थी, फिस का हो जाएगा फी और ये स यानी सिक्किम एफ में शामिल है। अब हम चलते हैं राजभाषा के बारे में बात करते हैं। तो हमारी जो राजभाषा है इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये किस भाग में वर्णित है। हालांकि मैंने इसको जब भाग वाला चैप्टर दूसरे या तीसरे लेक्चर में पढ़ाया था तभी ये चीजें आपको क्लियर कर दी थी। और अब चलते हैं हम टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि आर्टिकल नंबर 345 के अकॉर्डिंग राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया, यानी कि राज्य की कोई एक राजभाषा बना सकते हो या फिर आप भाषाएं अपना सकते हो। आर्टिकल 243 के अकॉर्डिंग संघ की राजभाषा के संबंध में भी प्रावधान दिया गया है। तो 345 जो है वो राज्य की यानी स्टेट गवर्निंग की जो भाषा होती है, स्टेट काउंसिल की, या यूं कहें कि स्टेट की जो विधानसभा है वो जो भी बिल पारित करेगी वो अपना राज्य की भाषा बना सकती है। लेकिन 343 में संघ की राजभाषा की बात की जा रही है। 346 के अंतर्गत कहा गया कि जब भी दो राज्यों के बीच पत्रादि या किसी पत्र व्यवहार किया जाएगा तो उसमें राजभाषा का उपबंध है। अब मान लो उत्तर प्रदेश हमारा हिंदी भाषी राज्य है और साउथ इंडिया का तमिलनाडु, जहां पे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोई लेटर भेजा गया है तमिलनाडु की सरकार को, तो तमिलनाडु की तो हिंदी भाषा है नहीं, वहां की तो तेलुगु भाषा होगी या तमिल भाषा होगी। तो ऐसे में इन दो राज्यों के बीच अगर कोई पत्राचार की बात करनी है, कोई ऑफिशियल लेटर की बात करनी है, तो यहाँ पर आर्टिकल 346 के तहत क्लियर कर दिया जाएगा कि भाई हम किस भाषा में लेटर को एक्सेप्ट करेंगे। तो मान लो वहां से क्लियर हुआ कि हम हिंदी में कर सकते हैं या फिर हम इंग्लिश में करेंगे, तो वो ये भाषा यही होती है। और एक राजभाषा आयोग की बात करें जो कि सबसे पहले बीजी खेर के अध्यक्षता में बना था, तो ये 344 के अंतर्गत राजभाषा आयोग की बात की जाती है। वहीं 350 क या 350 ए भाषाई अल्पसंख्यकों को मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान करते हैं प्राथमिक स्तर पे। इट मीन्स कि 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को आप प्राथमिक भाषा में शिक्षा दे सकते हो अल्पसंख्यक में। फिर आगे देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 344 के अकॉर्डिंग प्रथम राजभाषा आयोग की अध्यक्षता बीजी खेर की अध्यक्षता में 1955 में गठित किया गया था राष्ट्रपति जी के द्वारा। अब यहाँ पे कुछ संशोधन है, जैसे 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, 71वें के द्वारा नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी भाषा को जोड़ा गया और 92 के द्वारा 2003 से बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा जुड़ी थी। ध्यान देना कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा जो है जुड़ी थी। फिर आगे देखें, संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाएं थीं और राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था उन्हें। तो संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाएं थी और राजकीय भाषा के रूप में इन्हें दर्जा भी प्राप्त था। लेकिन अब धीरे धीरे इनमें संशोधन करके टोटल 22 भाषाएं कर दी गई हैं। जैसे आप पढ़ोगे असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो ये हो गई भाषाएं। और भी कुछ भाषाएं होंगी, हाँ 4 भाषाएं और बच रही हैं, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। लेकिन याद रखना जो प्रश्न पूछता ना कि क्या अंग्रेजी हमारी संवैधानिक भाषाओं की सूची में है, तो नहीं है। भोजपुरी है, नहीं है। राजस्थानी है, नहीं। अवधी है, नहीं। तो ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ये भाषाएं अभी शामिल नहीं है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि पहला राज्य उत्तराखंड बनता है 2010 में और दूसरा राज्य हिमाचल प्रदेश बनेगा 2019 में, जिसने संस्कृत को अपनी द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया। क्योंकि यहाँ पर दोनों की जगह पहली राजभाषा आपकी हिंदी हो गई, लेकिन दूसरी संस्कृत को राजभाषा दर्जा दिया है। हालांकि भारत में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक बोलने वालों की जो संख्या है वो प्रथम स्तर पे हिंदी भाषी लोग हैं जो कि 43% लगभग बोलते हैं। दूसरे नंबर पे बंगाली है जो कि 8% बोलते हैं और तीसरे नंबर पे मराठी है जो कि 6% लगभग बोलते हैं। तो ये जनसंख्या है भारत की जो इतनी इतनी भाषाओं को बोलती है। हालांकि कुछ और भी है जो छोटी छोटी भाषा बोलती है, लेकिन उसका जिक्र यहाँ नहीं किया गया। अब यहाँ देखते हैं
कि भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की भाषा ब्राहुई है। क्या है? ब्राहुई है, जो कि बलूचिस्तान की भाषा है। और एक प्रश्न आपसे अक्सर पूछ लेता है, हालांकि ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट होता है लेकिन भाषा से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर इसको कराया जा रहा है, जिसमें होता है शास्त्रीय भाषाएं, कि कितने प्रकार की भाषाओं को हम शास्त्रीय भाषा कहते हैं। तो एक होता है आपका तमिल, जो कि 2004 में है। हालांकि मैंने इसको इंडियन ज्योग्राफी का जब लेक्चर हो रहा था भाषा और जनजाति वाला, तो वहां पर मैंने इस चीज को कवर कर दिया है पूरा डिटेल से, शास्त्रीय भाषा के क्या मानक होने चाहिए, कैसे होती हैं, कब इनकी प्रमाणिकता शुरू हुई, तो ये सारी चीज। तो सबसे पहले हमारी जो शास्त्रीय भाषा थी वो थी तमिल 2004 में, दूसरी होती संस्कृत 2005 में, तीसरी कन्नड़ और तेलुगु एक साथ होती 2008 में, फिर चौथी होती है मतलब पांचवी मलयालम 2013 और उड़िया हो जाएगी 2014। तो यही अभी लेटेस्ट है। तो 6 प्रकार की शास्त्रीय भाषाएं हमारे यहाँ हैं। तो अब हमारा अगला चैप्टर है स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज और नगर पालिका के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम प्रावधान एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं चार्ल्स मेटकॉफ का एक स्टेटमेंट है जो पूछा गया है प्रश्न में। तो वो स्टेटमेंट है कि आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है, यानी कि जो भारत की जो ग्रामीण व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे एक लोकतंत्र या गणतंत्र के रूप में दिखाई देती है। तो ये स्टेटमेंट आपका चार्ल्स मेटकॉफ साहब ने कहा था। फिर हम बात करेंगे कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में जो तीसरा स्तर, अर्थात कि एक तो केंद्र सरकार पहले से चल रही थी और राज्य सरकार चल रही थी, लेकिन तीसरे स्तर को 1992 के 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 1993 में जोड़ा गया। 73वां संवैधानिक संशोधन 24 अप्रैल 1993 से और 74वां संवैधानिक संशोधन 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ, यानी कि लागू किया गया। लेकिन ये अधिनियम 1992 में ही पारित किए गए, लेकिन इनको लागू कब किया गया? तो 24 अप्रैल 1993, और इसी दिन पंचायती राज दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और 21 अप्रैल को दोस्तों कौन सा दिवस होता है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने कल की क्लास में बता भी दिया था ये सब चीजें। तो आगे देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 को जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक इसके बीच में प्रावधान था, और 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव जी, और इनका कार्यकाल 1991 से 96 के मध्य था। फिर पंचायती राज संस्थाओं के 29 कार्यों की सूची बनाई गई, जो कि आर्टिकल नंबर 243 जी के अंतर्गत आते हैं, या हिंदी में 6 भी लिखा जाता है। और इसके ऊपर जो राज्य विधानमंडल होता है, यहाँ लिखा है आर्टिकल नंबर 243 ग के अकॉर्डिंग राज्य का विधानमंडल पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध यानी नियम बना सकता है, उसके लिए अधिकृत भी है। प्रत्येक राज्य ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पे पंचायतों का गठन करेगा। इसीलिए ग्राम स्तर पे जो पंचायत होती है उसको ग्राम प्रधान कहते हैं, क्षेत्रीय स्तर पे जो है कि हम लोग उसे पंचायत समिति कह देते हैं, और जिले स्तर पे हम जिला पंचायत समिति भी कहते हैं। लेकिन जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वहां पर मध्यवर्ती स्तर पे पंचायत का गठन नहीं किया जाता, केवल ग्राम स्तर और जिले स्तर पे ही गठन किया जाता है, मध्यवर्ती स्तर पे नहीं, क्योंकि जिन जिलों की संख्या मतलब जिन राज्यों की संख्या 20 लाख से अधिक नहीं होती है। अब जैसे नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर 20 लाख से भी कम जनसंख्या है, तो वहां पर केवल ग्रामीण स्तर और जिले स्तर पे होगी, मध्यवर्ती स्तर की संरचना को कट आउट कर दिया जाता है। ग्राम सभा किसे कहते हैं दोस्तों? तो इसको समझ लीजिए कि ग्राम स्तर पे पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं ग्राम सभा के सदस्य। फिर आगे पूछा जा रहा है कि कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? लोक व्यवस्था का अनुरक्षण करना, क्योंकि यह राज्य सरकार से संबंधित है, इसीलिए आप हमेशा पढ़ते होंगे यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, पंजाब पुलिस। आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि बनारस की पुलिस है या राजस्थान की पुलिस है, मतलब मिर्जापुर की पुलिस है या लखनऊ की पुलिस है, या उनके अंतर्गत कोई छोटा सा गाँव हो वहां की पुलिस नहीं होती, क्योंकि लोक व्यवस्था बनाए रखने की दायित्व पुलिस के ऊपर होता है, और पुलिस राज्य सरकार से संचालित होती है, न कि ग्रामीण स्तर से। और अगर हम बात करें तो इसी प्रकार से नगर पालिकाएं भी होती हैं, जो कि प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार की नगर पालिका होती है। एक होती है सबसे छोटी संरचना नगर पंचायत, दूसरी होती है नगर पालिका परिषद, और तीसरी होती है नगर निगम। हालांकि यूपी में टोटल कितने नगर निगम है? 17 नगर निगम है, क्योंकि ये बड़े बड़े जिलों में ही होती है, जैसे मेरठ हो गया, बनारस हो गया, लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, इस तरीके के जो बड़े बड़े नगर निगम है जहाँ पे जनसंख्या अधिक होती है वहीं केवल नगर निगम मिलता है। तो बाकी जिलों में क्या मिलेगा? नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद। पंचायती राज प्रणाली जो है वो राज्य सूची का विषय है, यानी इसके अंतर्गत राज्य सूची शक्तियां देता है इन्हें, और राज्य सूची इनकी शक्तियों को, इनके कार्यों को प्रबंधित भी करता है। आगे देखते हैं, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, और इसका अभिपालन करने वाला पहला जो राज्य था वो था मध्य प्रदेश। यानी कि 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था 1992, तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, और 24 अप्रैल को पंचायती राज
माना जाता है दिवस, और इसका अभिपालन करने वाला जो पहला राज्य था वो था एमपी। पंचायती राज दिवस कब होता है? 24 अप्रैल। पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए किया गया, और जिसका प्रावधान आर्टिकल नंबर 243D में किया गया, और ये एक संवैधानिक प्रावधान है। कैसा प्रावधान है? संवैधानिक प्रावधान। 243D(1) में SC ST के लिए आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में ही होगा। तो 243D में जो आरक्षण है वो SC ST के लिए आरक्षण होगा और उनकी जनसंख्या के अनुपात में ही दिया जाएगा। फिर यहां पर हम देखें कि कुछ राज्यों ने महिलाओं का आरक्षण 50% तक कर दिया, जैसे बिहार हो गया, MP हो गया, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, पंजाब। लेकिन यूपी ने अभी भी 1/3 रखा है। तो ऐसा अगर कहीं प्रश्न आपसे घुमा के पूछ ले कि क्या यूपी में महिलाओं के लिए आरक्षण 50% हो गया है पंचायती राज में, तो आप कहोगे नहीं सर, बल्कि यूपी से सीमावर्ती जितने भी राज्य हैं, आप बिहार को देख सकते हो, राजस्थान को देख सकते हो, MP को देख सकते हो, उत्तराखंड को देख सकते हो, ये सभी यूपी के सीमावर्ती राज्य हैं जहां पर 50% आरक्षण कर दिया गया। यूपी में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम 1994 पारित की गई थी, जो कि 24 अप्रैल 1994 से लागू होती है। क्योंकि जब पंचायती राज अधिनियम लागू होता है 1993 में, तो उस समय जो पहले से ही चली आ रही थी उत्तर प्रदेश में पंचायत की व्यवस्था, उसमें संशोधन किया था 1994, और 22 अप्रैल 1994 से लागू होता है, जो कि आपके भारत सरकार के द्वारा जो संशोधन किया गया पंचायती राज, उसके अनुरूप बनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश और पंजाब में कोई भी शेड्यूल कास्ट नहीं है, इसलिए इन राज्यों में शेड्यूल कास्ट पदों के लिए आरक्षण नहीं लागू होता है, क्योंकि यहाँ पर जब ऑफिशियली जनगणना के अनुसार यहाँ पे कोई भी शेड्यूल कास्ट नहीं है, तो यहाँ पर ये जो प्रावधान है सीटों का वो लागू नहीं होता है। संसद द्वारा पेशा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया 1996 पारित किया गया। अब मैंने आपको अनुसूची में बताया था कि एक अनुसूची 5 होती है और एक अनुसूची 6 होती है। तो अनुसूची 5 शेड्यूल एरिया से संबंधित है, अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले जनजातियों के प्रशासन से, और अनुसूची 6 जो कि 4 राज्यों पर लागू होती है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इसमें रहने वाले जो ट्राइबल क्षेत्र होते हैं, यानी कि जनजाति क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति, इनके प्रशासन से संबंधित बात होती है। तो अब यहां पर आपने क्या पढ़ा कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, इट मींस कि जो अनुसूची 5 में जितने भी राज्य हैं, लगभग 11-12 राज्य आते हैं अनुसूची 5 में, उनमें से लगभग 9 राज्यों ने इस प्रावधान को लागू भी कर लिया है पेशा को, अभी 3-4 राज्य बाकी हैं। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे पंचायती राज से संबंधित जो पेशा की बात करें, तो भूरिया समिति एक थी, इसकी सिफारिशों पर आधारित है, और पंचायत को अनुसूचित क्षेत्रों यानी अनुसूची 5 में विस्तार देने का प्रावधान किया जाता है। तो अनुसूची 5 में जितने भी राज्य, स्पेशली 13-14 राज्य आते हैं, 12-13, जिसमें अभी लेटेस्ट छत्तीसगढ़ और ओडिशा ने भी इसमें पंचायतों को शामिल कर लिया है पेशा अधिनियम को। अब बात करते हैं आगे, अगर हम देखें तो 18 राज्य, जैसे 10 राज्य अभी वर्तमान में है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, ये 5th शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं। पेशा 1996 में निम्न उद्देश्यों को शामिल करता है, जैसे जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना, तो ये तो हो जाता है आपका ADC, जो कि 6ठी अनुसूची में आता है, ट्राइबल एरिया में, जो क्या होता है ADC मतलब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और पारंपरिक अधिकारों की रक्षा की जाती है, जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त किया जाता है, और पेशा 6ठी अनुसूची पर लागू नहीं होता है। इट मीन्स कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम पे लागू नहीं होता है। फिर यहाँ पे बात करेंगे कि पेशा 1996 के तहत ग्राम सभा की क्या भूमिका बढ़ी, या ग्राम सभा को क्या क्या शक्तियां प्राप्त हुई। तो आप देखोगे कि अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति इनको दे दी गई, कि अब ये अनुसूचित क्षेत्रों में जो जनजातीय जमीनें हैं वो गैर जनजातीय लोगों को नहीं दी जाएंगी। लघु वन उपज पे इनका स्वामित्व रहेगा, जैसे शहद का पालन करते हैं, वन से लकड़ियों का पालन करते हैं, इन सब जो भी कार्य करते हैं, तो इस पर इनका प्रभुत्व रहेगा। और अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिजों के लिए खनन का पट्टा अथवा लाइसेंस प्रदान करने के लिए ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ऐसी कंपनी को आपने जो है कि पट्टा दे दिया खनन करने के लिए, जिससे जनजातीय क्षेत्रों के अधिकारों का हनन हो, जंगल के अधिकारों का हनन हो। तो ये सब चीजें देखने का अंतिम अधिकार ग्राम सभा को होता है। फिर यहां पर हम देखते हैं तृणमूल लोकतंत्र। ध्यान देना, तृणमूल कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं ममता बनर्जी की। तृणमूल लोकतंत्र की जो बात होती है वो ग्रास रूट डेमोक्रेसी होती है, अर्थात जमीनी स्तर पर लोकतंत्र। यह पंचायती राज पद्धति से संबंधित होती है, क्योंकि जमीनी स्तर पर जब आप लोगों को स्वायत्त करते हो, नगर पालिका और प्रधान पंचायती राज के माध्यम से लोगों को अपने प्रशासन को चलाने के लिए स्वायत्त करते हो, तो इसी को हम तृणमूल लोकतंत्र या ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहते हैं। नगरीय स्थानीय निकायों पर राज्य शासन द्वारा नियंत्रण किया जाता है। नगरीय स्थानीय निकायों पर
राज्य शासन द्वारा नियंत्रण किया जाता है, जैसे विधायी के मामलों में, वित्तीय मामलों में और कार्मिक मामलों में। तो नगरीय स्थानीय प्रशासन इन तीनों मामले में अपना कार्य कर सकते हैं, जबकि नागरिक शिकायतों पर राज्य शासन द्वारा नियंत्रण नहीं होता है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि अब यहां पर आप देखोगे कि पंचायती राज शब्द किसने दिया, तो भाई महात्मा गांधी जी ने दिया था सबसे पहले पंचायती राज शब्द। और जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर यानी राजस्थान से पंचायती राज का उद्घाटन किया और सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश था। तो ध्यान देना कि पंचायती राज तो हमारे भारत में सबसे पहले ही चल रहा था। जवाहरलाल नेहरू जी ने नागौर राजस्थान से इसकी शुरुआत कर दी थी 1959 में, लेकिन इसको 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और तब सबसे पहले जो लागू करता है इस प्रावधान को वो होता है एमपी। कौन होता है? एमपी। अच्छा, कुछ समितियां हैं जो सुझाव देती हैं, जैसे सबसे पुरानी समिति बलवंत राय मेहता समिति 57 में आई थी, त्रिस्तरीय पद्धति दी थी कि ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर, जिला स्तर पे पंचायत होना चाहिए। उसके बाद अशोक मेहता समिति आती है 77 में, जिसने 2 स्तर की बात की थी, एक तो ग्राम स्तर और एक जिला स्तर, मध्यवर्ती स्तर को इसने हटा दिया। फिर जीवीके राव समिति आएगी 1985 में, जो कि प्रतिनिधित्व सुधार करने की बात करती है, और लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 में, जो स्थानीय स्वशासन पद्धति को संवैधानिक दर्जा देने की बात करती है। और इस आधार पे समितियों का क्रम अनुसार भी पूछा जाता है, क्रमानुसार, ईयर वाइज। तो ये भी ध्यान देना, जो बलवंत राय मेहता की समिति थी 57 में, अशोक मेहता समिति 77, हनुमंत राव समिति 1984, जीवीके राव 1985, एलएम सिंघवी 1986, पीके थुंगन 1988, सादिक अली 1964। इस हिसाब से देखा जाए तो सादिक अली जो है कि सेकंड नंबर पे आएगी, लेकिन यह सामान्यतः पूछा नहीं जाता है। फिर यहां पर हम देखते हैं कि अशोक मेहता जी ने द्विस्तरीय पद्धति में जनपद स्तर पे जिला परिषद और न्याय पंचायत ग्रामीण स्तर पे रखी थी, जबकि त्रिस्तरीय पद्धति में जो बलवंत राय मेहता जी ने कहा था ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला पंचायत होना चाहिए। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है राज्य सरकार द्वारा कि कौन कौन सा क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत होगा, कौन सा क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत नहीं होगा। ये सभी चीजों का जो निर्धारण होता है वो राज्य सरकार करती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो खंड या ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण या प्राधिकारी के रूप में भी कार्य करती, खंड स्तर का या पंचायत समिति के स्तर पे कह सकते हो आप। फिर आगे देखते हैं, कुछ यहाँ पे स्थानीय निकाय हैं और राज्य, उनके अंतर्गत नाम पूछे जाते हैं, जैसे मंडल प्रजा परिषद, ये आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस नाम से पुकारा जाता है, स्थानीय जो शासन होते हैं। जनजाति परिषद को हम मेघालय और मिजोरम में जानते हैं, क्योंकि जो अत्रि में होता है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, जो कि अनुसूची 6 के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे अनुसूची 6 को एडीसी दिया जाता है, ऑटोनोमस स्वायत्त, जो मतलब कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जनजाति परिषद भी कहते हैं या स्वायत्त जिला परिषद भी कहते हैं इसको। अब पंचायत समितियों के नाम जैसे अलग अलग, कि जनपद पंचायत क्या होते हैं? पंचायत समिति का मतलब होता है दोस्तों मध्यवर्ती स्तर पे, ठीक है। जनपद पंचायत मध्य प्रदेश में कहते हैं, क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश में, तालुका परिषद गुजरात में, आंचलिक परिषद पश्चिम बंगाल में कहते हैं, क्योंकि आंचलिक मतलब भी होता है क्षेत्र, तो ये क्षेत्रीय स्तर की या मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए वर्ड यूज किया जाता है। फिर यहाँ हम समझेंगे कि पंचायती समिति मध्यवर्ती स्तर के सदस्यों को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ध्यान देना, पंचायती समिति जो होती है मध्यवर्ती स्तर के, ये सदस्यों को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, लेकिन जो इनका प्रमुख होता है ना, वो निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही किसी एक को चुना जाता है, ठीक है। तो पहले इनके सदस्यों का चुनाव होता है जो जनता करती है, और उसके बाद यही सारे के सारे लोग मिलके अपने ही बीच में से किसी एक व्यक्ति को क्या करते हैं, अपना अध्यक्ष चुन लेते हैं। जिला परिषद परामर्शदात्री, समन्वय, पर्यवेक्षी और प्राधिकारी होता है। यहाँ पे जो जिला परिषद परामर्शदात्री भी होती है, कोऑर्डिनेशन भी बनाती है, पर्यवेक्षी भी होती है। जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है, इसको जिले पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुना जाता है, जबकि सदस्यों को जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। तो आपने ये समझा कि जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है, इसको जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं ना, निर्वाचित सदस्य जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, इनमें से ही ये लोग अपने से चुन लेते हैं। और पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों का संचालन या अधीक्षण या निदेशन, नियंत्रण, ये किसमें नहीं होता? राज्य निर्वाचन आयोग में। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है। भारत निर्वाचन जो आयोग होता है वो केवल और केवल क्या करता है, वो आपका लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य विधानसभा, इनका चुनाव संपन्न कराता है, न कि पंचायतों का। फिर आगे हम देख लेते हैं, अनुच्छेद 243 के या हिंदी में 243 ट के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है और राज्यपाल द्वारा
राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। ध्यान देना कि राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। आगे देखें तो आर्टिकल 243 जेड ए, ये नगर निकायों के चुनाव, ध्यान देना नगर निकायों के चुनाव। अच्छा, यहाँ पे बस यही प्रावधान करा है कि आर्टिकल 243 के तहत देखोगे तो ये पंचायतों से संबंधित चुनाव की बात हो गई, और 243 जेड ए की बात करोगे तो नगर निकाय के चुनाव, लेकिन कराता कौन है? राज्य स्तर का जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वही कराता है। फिर आगे हम देखते हैं और भी पॉइंट पे, क्योंकि अब बस थोड़ी ही देर में हम लोग इस क्लास को कंप्लीट कर लेंगे और इसी के साथ पॉलिटी भी कंप्लीट हो जाएगी। और जिन लोगों ने पीडीएफ अभी तक परचेस नहीं की है तो अगर वो चाहें तो पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में है। और वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो वहां से इंक्वायरी लेकर आप पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। और अगर आप प्रिंट आउट निकाल के हमारी क्लास के साथ रेगुलर रिवीजन करते हैं तो आपको और भी बेहतर परिणाम मिलेगा, बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे। अब यहाँ पर दे रहा है कि यदि पंचायत चुनाव में मतदान पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा? तो भाई यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा। इट मीन्स कि मान लो किसी पंचायत क्षेत्र में 3 लोग खड़े थे, 3 में से 2 लोगों की तो मृत्यु हो गई, केवल एक ही तो बचा, तो वो तो बिना चुनाव के ही विजयी हो गया। तो ये तो जो है कि लोकतंत्र की हत्या होगी। तो इस आधार पे चुनाव को रोका जाएगा और दोबारा 2-3 कैंडिडेट जब खड़े होंगे तब लोकतंत्र का चुनाव होगा। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रह गए तो मतदान स्थगित नहीं होगा। मान लो कि 3 कैंडिडेट थे और एक मर गया तो 2 तो बचे, तो इन 2 में से जनता को चुनना चाहिए, तो आपका स्थगित नहीं होगा। पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात, अगर पंचायत अपने समय से पहले ही भंग हो गई, हालांकि इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो अपने समय से पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है और न्यूनतम आयु 21 वर्ष चाहिए इसके लिए सदस्य बनने के लिए। और आगे देखें आर्टिकल नंबर 243I, जिसको हम झ भी कहते हैं, इसके तहत राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। और अनुच्छेद 243Y, जिसको हम म भी कहते हैं हिंदी में, के तहत यही वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनरावलोकन करेगा। राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी होता है राज्य वित्त आयोग, और जब ये सिफारिश करता है तो सेंट्रल लेवल पे जो वित्त आयोग होता है, केंद्रीय वित्त आयोग, वो इसके लिए आगे प्रावधान करता है। जनगणना के अनुसार ऐसे सभी स्थान जहां नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड, अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति आदि शामिल हो तो उसे हम नगरीय क्षेत्र भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत न्यूनतम जनसंख्या कम से कम 5000 की होनी चाहिए, तब हम इसे नगरीय क्षेत्र कहेंगे। कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना चाहिए और जनसंख्या घनत्व भी यहाँ पे ठीक ठाक होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लास्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, इसकी तरफ, कि आर्टिकल नंबर 243 के तहत राज्य में नगर पालिका की सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। वहीं 243 या ऐसी प्रत्येक नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत में जिसकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है तो वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा, जो एक से अधिक वार्डों से मिलकर बनेगी, जो एक से अधिक वार्डों से मिलकर बनती है। और वार्ड समिति अपनी पहली बैठक में एक निर्वाचित पार्षद को अपना अध्यक्ष चुन लेती है। अब यहां देखते हैं क्या लिख रहा है कि यूपी की नगर पालिका अधिनियम 1916 के तहत वर्तमान में यूपी के किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा किया जाता है। यही नगर पालिका का अगर कोई अध्यक्ष बनेगा तो उस नगर पालिका की निर्वाचन सूची में जितने लोग भी होंगे वही लोग आपस में मिलकर इनका चयन करेंगे। और कुछ नगर और कस्बा होते हैं और स्थानीय निकाय जो अलग अलग जगह पे जाने आते हैं, जैसे लखनऊ आपका छावनी परिषद है, कानपुर आपका नगर निगम है, गाजियाबाद नगर निगम है, काकोरी नगर पंचायत है, लखनऊ नगर निगम भी है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो पूछे जाते हैं यूपी स्पेशल में। आगे देखोगे 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन किसके सृजन के लिए उत्तरदायी हैं? तो देखो अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग भी हो सकता है, 243I के तहत राज्य वित्त आयोग भी हो सकता है और 243ZD के तहत जिला नियोजन समिति के लिए भी ये उत्तरदायी हो सकता है। इट मीन्स कि क्या समझ में आया कि पंचायती राज से समेत नगर पालिका समेत जो भी प्रावधान होंगे उन सभी के लिए ये लोग उत्तरदायी हैं। आगे चलते हैं, हम यहाँ पर और भी चीजों कवर करते हैं। जैसे आप देखोगे कि आर्टिकल नंबर 243ZD के अकॉर्डिंग प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति होती है। ध्यान देना, प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया था और इस समिति की सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। हालांकि यूपी में अधिकतम 40 होती है, उससे अधिक नहीं हो सकती। और यूपी में जो जिला योजना समिति है उसमें नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत ये तीनों ही शामिल होती है। यानी ये पंचायती राज का हिस्सा, ये भी पंचायती राज का हिस्सा और ये नगर
पालिका का हिस्सा, जिसको हम लोग नगर पंचायत भी कहते हैं। तो ये तीनों ही मिलकर जिला योजना समिति में सम्मिलित है और इस तरीके से जिले के लिए प्लानिंग बनाते हैं। फिर बात करते हैं कि 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा वार्ड समितियां, महानगर आयोजन समितियां, जिला आयोजन समितियों का प्रावधान किया जाता है और इसमें प्रत्यक्षतः नगर पालिका समितियों का प्रावधान नहीं होता, नगर पालिका की कोई समिति नहीं होती है। अब यहाँ पर हम लास्ट पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा, जिसे हम लोग कहते हैं, अगस्त 2005 में अधिसूचित किया गया और इसे 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया और अनंतपुर जो कि आंध्र प्रदेश में से लागू किया गया और 2 अक्टूबर 2009 को नया नाम दे दिया गया एमजी नरेगा। एमजी का मतलब महात्मा गांधी, इसमें वर्ड जोड़ दिया गया और प्रत्येक वित्त वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। यानी एक परिवार से एक सदस्य को रोजगार जरूर मिलता है। ऐसा नहीं है कि एक ही परिवार से 10 लोगों को रोजगार मिल गया, केवल एक सदस्य को रोजगार मिलेगा। तो हर परिवार को कहीं ना कहीं आपको रोजगार देने की अवधि मिल जाती है, नहीं हर परिवार को रोजगार मिल जाता है, 100 दिन का कम से कम रोजगार रहता है। तो यही था दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है और इसी के साथ मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि इंडियन पॉलिटी जो कि लगभग आपके आई थिंक ये लेक्चर नंबर 12 होगा, इतने में कंप्लीट हो चुकी है और इंडियन ज्योग्राफी भी आपकी कितने 12 लेक्चर में कंप्लीट हो गई है और बायोलॉजी के ऑलरेडी 5 लेक्चर हो चुके हैं, उसे भी अगले 3 से 4 लेक्चर में कवर कर दिया जाएगा और 3 लेक्चर लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे दोस्तों। और इसी के साथ अब मॉडर्न हिस्ट्री और आपके इन्वायरमेंट वगैरह जो बच रही है वो भी हम लोग शुरू करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जो सबसे बड़े टॉपिक थे वो 3 सब्जेक्ट के थे। एक तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, जिसमें से 2 खत्म हो चुके हैं, एक ऑलरेडी ऑन द वे है और बाकी सभी छोटे छोटे टॉपिक हैं जिसमें 40 पेज, 35 पेज, 50 पेज ऐसे ही है, तो वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो परेशान मत होइएगा, सभी चीज़ें कंप्लीट होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीडीएफ के लिए आप लोग व्हाट्सअप नंबर पे डिस्कशन मतलब वहाँ पे मैसेज करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ध्यान दीजिएगा अपने स्वास्थ्य का, अपनी पढ़ाई का। बेहतर रहिए, मस्त रहिए।